गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कच्चा दीवू आइलैंड्स। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अभी एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट हुआ है जिसमें कि रूलिंग पार्टी द्वारा ये अलेज किया गया है कि जो मेन अपोजिशन पार्टी है उन्होंने आइलैंड्स ऑफ कच्चा दीवू जो था वो श्रीलंका को ऐसे ही गिव अवे दे दिया था। ठीक है। तो आइलैंड ऑफ कच्चा दीवू क्या है? एक अनइनहेबिटेड एरिया है पार्क स्ट्रेट में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सिर्फ 1.6 किलोमीटर लेंथ का है और थोड़ा सा 300 मीटर से ज़्यादा वाइड है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम में पड़ता है, 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जाफना में। और इसकी हिस्ट्री देखें तो ये 14th सेंचुरी वॉल्केनिक इरप्शन से ये बना। और लगभग जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखें तो रिलेटिवली न्यू है। अर्ली मिडिवल पीरियड में जाफना किंगडम ऑफ श्रीलंका इसको कंट्रोल करता था, लेकिन 17th सेंचुरी में कंट्रोल जो है वो रामनाथ ज़मींदारी को पास चला गया। रामानुजपुरम की जो ज़मींदारी थी रामेश्वरम के पास से। आइलैंड जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बना ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। और 1928 में इंडिया और श्रीलंका दोनों ने ही जो है कच्चा दीवू के ऊपर क्लेम करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक सर्वे किया गया कच्चा दीवू में और कहा गया कि श्रीलंका का पार्ट है, लेकिन एक ब्रिटिश डेलीगेशन जो इंडिया से गया उन्होंने कहा कि रामनाथ किंगडम का क्योंकि पार्ट था तो इसलिए ये इंडिया का पार्ट है। डिस्प्यूट जो है वो 1974 तक सेटल नहीं हो पाया। तो 1974 में जब इंदिरा गांधी सरकार आई, उन्होंने जो है मैरीटाइम बॉर्डर सेटल करने के लिए ये सोचा कि कच्चा दीवू आइलैंड की कोई खास स्ट्रेटजिक वैल्यू तो नहीं है, तो हम अपने जो है श्रीलंका के साथ रिलेशंस अच्छा करने के लिए उनको ये ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है। 1974 में इंडियन तक जो है 1974 के एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन फिशरमैन को अलाउ किया जानने वाला था कच्चा दीवू के में जो है वो फ़िशिंग करने के लिए, लेकिन फ़िशिंग राइट्स जो हैं वो नहीं दिए गए एज़ पर एग्रीमेंट श्रीलंका द्वारा उन्हें। श्रीलंका ने कहा कि इंडियन फिशरमैन जो है उन्होंने उसको ऐसा इंटरप्रेट किया एग्रीमेंट को कि जो इंडियन फिशरमैन है वो सिर्फ रेस्ट कर सकते हैं, अपने नेट्स ड्राई कर सकते हैं, वहाँ पे कैथोलिक श्राइन में जा सकते हैं बिना वीज़ा के, लेकिन वहाँ पर उनको फ़िशिंग करना अलाउ नहीं किया गया। और 1976 में एक और एग्रीमेंट हुआ इमरजेंसी पीरियड के टाइम पर ही, और दोनों कंट्रीज़ जो है वो कह दिया गया कि एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो जो है वो फ़िशिंग नहीं करेंगी। तो 1983 से लेकर 2009 के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो बैक बर्नर पर चला गया, क्योंकि वहाँ पर श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी। श्रीलंकन नेवल फोर्सेस जो हैं उन्होंने एलटीटी की सप्लाई लाइंस को इंडिया से कट करने के लिए जाफना में जो है श्रीलंकन वाटर्स में फिशरमैन को आना रोक दिया। कोलंबो ने जो है अपनी मैरीटाइम डिफेंसेस भी बीफ अप कर दिए और फोकस रखा इंडियन फिशरमैन के अगेंस्ट। तो जो इंडियन फिशरमैन थे वो फ्रीक्वेंटली श्रीलंकन वाटर्स में एंटर करते रहते थे, क्योंकि उनके जो अपने एरिया की मरीन रिसोर्सेज थे वो ख़त्म होने लग गए थे। लेकिन जो है श्रीलंकन नेवी रूटीनली उनको अरेस्ट करने लग गई और फिर कस्टोडियल टॉर्चर, डेथ, ये सारे जो है एलिगेशंस भी सामने आने लगे। ठीक है। तो सक्सेसिव इंडियन गवर्नमेंट्स का जो है ये स्टैंड रहा कि आइलैंड जो है वो डिस्प्यूट में है और कोई भी टेरिटरी जो है वो जो इंडिया को बिलोंग करती है ना तो हमने सीड की है ना ही हमने उस पर सॉवरेनिटी अपनी छोड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन सी टैड रिपोर्ट ऑन इंडिया। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो ट्रेड रिलायंस है चाइना और यूरोपियन यूनियन पे वो बढ़ रही है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट ने कहा है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये है क्या? एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। यूएन जनरल असेंबली ने 1964 में इसको बनाया था और डेवलपमेंट इश्यूज़ को डील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड के पॉलिसीज़ फ्रेम करना, जैसे कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एड और ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ये सब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या प्रायोरिटीज़ हैं। कॉन्फ्रेंस जो है इसकी वो 4 साल में एक बार मिलती है और डिसीजंस लेती है। 195 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और कुछ रिपोर्ट्स जो पब्लिश करता है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जो ये रीसेंट यूएन सी टैड रिपोर्ट है इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आफ्टर सफरिंग जो है वो दोबारा से ठीक होने, रीबाउंड होने लगा है। 2023 में ग्लोबल ट्रेड जो है वो 3% कॉन्ट्रैक्शन देखी थी, जिसमें वो अब फर्स्ट क्वार्टर के जो फिगर्स हैं उसमें देखने को लग रहा है कि ग्लोबल ट्रेड इंप्रूव होना शुरू हो चुका है। ठीक है। और ग्लोबल इन्फ्लेशन भी मॉडरेट होने लगी है।
इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट भी जो है वो इम्प्रूव होने लगे हैं। तो राइजिंग डिमांड ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स जैसे कि ईवीज़, इनकी वजह से जो है वो ट्रेड जो है वो बढ़ रहा है। इंडिया के रिस्पेक्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है चाइना और यूरोपियन यूनियन पे वो 1.2% जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और जो है सऊदी अरेबिया पे जो रिलायंस है हमारी वो 0.6% कम हुई है। यूएन सीटैट कह रहा है कि मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है ट्रेड में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। रशिया की जो ट्रेड डिपेंडेंस है चाइना पे वो बढ़ी है 7.1%, और जो ईयू के ऊपर उनकी डिपेंडेंस थी वो कम हुई है 5.3%। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि रशियन ऑयल जो है वो ईयू की बजाय अब चाइना और इंडिया में सप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो है एक अपील सुनते हुए कहा है कि जो कैट के ऑर्डर्स होते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, उसमें जो कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो आर्टिकल 323A के अंदर बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट हेयर करने के लिए, रिक्रूटमेंट या कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस जो कि पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटेड हैं उनके लिए, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लगभग 214 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कैट की जुरिस्डिक्शन में आती हैं। इसमें एक जुडिशल मेंबर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं, 17 बेंचेस हैं जो है टोटल कैट के, 21 सर्किट बेंचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। कंडीशंस ऑफ सर्विस जो होती हैं वो चेयरमैन और मेंबर्स की कैट की वो सेम होती है जैसे कि एक जज ऑफ हाई कोर्ट की होती है। सैलरीज, अलाउंसेस और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज जो हैं ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ ट्रिब्यूनल की वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। जुरिस्डिक्शन जो है कैट की वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट के अंदर जो है वो मेंशन होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से ये ट्रिब्यूनल गाइडेड होता है, और इसके पास पावर कॉन्फर की गई है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ जैसे कि एक हाई कोर्ट कर सकता है, वैसे ही कैट भी जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टैटिन्स। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जो है चाइना के, उन्होंने स्टडी किया है कि यूडीसीए को एडमिनिस्टर करने से जो है वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो है वो और डायबिटीज़ पे जो है वो कंट्रोल हो जाता है। स्टैटिन्स क्या होते हैं? ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर लिवर एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जो कि कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आ जाए बॉडी में तो उससे प्लेक बढ़ने लगता है हमारी आर्टरीज़ में, जिसकी वजह से जो है आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं, और ऑफ कोर्स फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। कुछ स्टैटिन्स जो है वो आपके एलडीएल जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको 50% तक रिड्यूस कर सकती हैं। ये मेडिसिन जो है वो हेल्पफुल रहती हैं हार्ट डिसीज़ को और स्ट्रोक को लोअर करने में। स्टैटिन्स को जो है वो कई बार ये भी देखा गया है कि ये बाकी मेडिसिन के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एस्टेरॉयड। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी रिसेंटली उन्होंने 4 एस्टेरॉयड जो कि अर्थ के पास से निकले उन्होंने उसके बारे में फोरकास्ट किया है। तो एस्टेरॉयड क्या है? एस्टेरॉइड्स को हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। बेसिकली रॉकी रेमनेंट्स हैं लेफ्ट ओवर प्लैनेट्स के सोलर सिस्टम के। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बने हैं ये, और ये सन के आसपास ही ऑर्बिट कर रहे हैं। बिटवीन मार्स और जुपिटर इनका जो है ये मेन एस्टेरॉयड बेल्ट लोकेटेड है। एस्टेरॉइड्स जो है वो सन को एक हाईली फ्लैटेंड या एलिप्टिकल सर्कल्स में ऑर्बिट करते हैं। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं उनके अपने स्मॉल कंपेनियन मून्स भी हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अटल टनल। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मनाली ले हाईवे को ब्लॉक किया गया है। मनाली ले हाईवे जो है वो ब्लॉक हो गया है बिकॉज ऑफ फ्रेश स्नोफॉल जो कि अटल टनल के पास हुई है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में। अटल टनल जो है उसको रोहतांग टनल भी कहते हैं। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड टनल है ये। 3100 मीटर्स अबव सी लेवल पर है लोकेटेड है। पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयास जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर लोकेटेड है। रोहतांग पास से निकलती है ऑफ कोर्स। मनाली को लाहौल और स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करती है। हॉर्स शू शेप्ड ये टनल बनाई गई है। सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है ये ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ह्यूम एआई। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च लैब और टेक्नोलॉजी कंपनी ह्यूम जो है उन्होंने फर्स्ट कन्वर्सेशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ये वर्ल्ड का पहला इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस एआई है जो कि लाइव ऑडियो इनपुट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और ये एम्पैथेटिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा जो है पावर्ड है।
ठीक है। तो इसमें ह्यूमन रिएक्शंस जो है के द्वारा इसको ट्रेन किया गया है। तो ये जैसे आप जब खुश हो या आप सेटिस्फाइड हो उसको ये पहचानेगा, उसी के हिसाब से आपके साथ इंटरेक्शन करेगा, आपकी वॉइस की ट्यून को, रिदम को जो है पहचानेगा और उसके बेसिस पर ही आपके इमोशंस को समझ के आपके साथ इंटरेक्शन करेगा। ठीक है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? बेसिकली टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो रिकॉग्नाइज और जनरेट करता है टेक्स्ट को और ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा पर इसको ट्रेन किया जाता है, इसलिए इसका नाम लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है और मशीन लर्निंग पर बेस्ड होता है ऑफ कोर्स। ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज और इंटरप्रेट करता है और अदर कम्प्लेक्स डाटा को भी जो है वो अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट 2023 जो है वो पब्लिश की है। तो बेसिकली ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है IEA का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था ग्लोबल नेट ज़ीरो एनर्जी सिस्टम की तरफ प्रोग्रेस करने के लिए। तो ये हमें इंसाइट्स जो है ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम इंसाइट्स और इन्फ्लुएंस देता है, इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है वर्ल्ड की लीडिंग एनर्जी अथॉरिटी का डेटा यूज़ करते हुए, ताकि कैसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो सकता है पर्टिकुलरली एमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में। इसके जो गोल्स हैं वो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट जो है उसके द्वारा अलाइंड है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के द्वारा भी अलाइंड है। ठीक है। तो IEA क्या है? एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो OECD फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है और गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर एक सिक्योर और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर देना चाहती है सबको। ठीक है। 1974 में बनाई गई थी ऑयल सप्लाईज़ की सिक्योरिटी के लिए, और जो ऑयल क्राइसिस हुआ था उस समय पर उसके रिस्पॉन्स में इसको बनाया गया था। 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, और अगर कोई कंट्री इसका मेंबर बनना चाहती है तो उसको OECD का मेंबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ललित कला अकेडमी। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है वो ललित कला अकेडमी के चेयरपर्सन की जो है वो पावर्स को कर्टेल कर दिया है। ठीक है। तो ललित कला अकेडमी क्या है? 1954 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो थे उस टाइम पर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो थे उन्होंने इसको बनाया था और रजिस्टर किया गया सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंडर। तो परमानेंट कलेक्शन देती है ये हाईएस्ट ऑर्डर का हमारी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न फोक और ट्राइबल आर्ट का। विजुअल आर्ट ऑफ इंडिया को प्रमोट करती है कल्चरल एग्रीमेंट्स और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू आउट द वर्ल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा फंडेड है और इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कुछ रीजनल सेंटर्स भी हैं चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर और गाड़ी में। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Kachativu Islands. This topic is important for your international relations. So recently the leader of the ruling political party has attacked the main opposition party about their decision to callously give away the island of Kachativu in 1974. So what is Kachativu? Kachativu is an uninhabited area in Pak Strait between India and Sri Lanka. It is no more than 1.6 kilometer in length and slightly over 300 meter wide at its broadest point. So it lies northeast of Rameshwaram, about 33 kilometer from Indian coast, and it is about 62 kilometers southwest of Jaffna, which is the northern tip of Sri Lanka, and 24 kilometer away from inhabited Delft Island, which belongs to Sri Lanka. So if we look at the history, then it is the product of a 14th century volcanic eruption. Kachativu is relatively new in geological time scale, and in the early medieval period, it was controlled by Jaffna Kingdom of Sri Lanka. In the 17th century, the control passed to Ramnad Zamindari, based out of Ramanathapuram, which is about 55 km northwest of Rameshwaram. This island became part of Madras Presidency during the British Raj, and in 1921, both India and Sri Lanka, who were British colonies at that time, they started claiming Kachativu in order to determine fishing boundaries. So a survey marked Kachativu in Sri Lanka, but a British delegation from India challenged this, citing ownership of the island by the Ramnath Kingdom. So the dispute was not settled until 1974. At that time, the Indian government under Indira Gandhi made attempts to settle the maritime border between India and Sri Lanka for once and for all. So as part of the settlement known as India-Sri Lanka Maritime Agreement, Kachativu was ceded to Sri Lanka,
And at that time, she thought that island had little strategic value and that seizing India's claim over this island would deepen its ties with the Sri Lanka. As per the agreement, Indian fishermen were allowed to access Kachativu, but unfortunately, the issue of fishing rights were not ironed out by the agreement in detail. So that's why Sri Lanka interpreted Indian fishermen's right to access Kachativu to be limited to rest, drying nets, and for visit to the Catholic shrine without visa. Another agreement in 1976 during the period of emergency in India barred either country from fishing in others exclusive economic zone. Okay. So, how did the Sri Lanka civil war impact Kachativu? Between 1983 and 2009, the border dispute remained on the back burner because bloody civil war was raged in Sri Lanka. Sri Lankan naval forces focused on blocking LTT supply lines from Jaffna. Indian fishermen often entered Sri Lankan waters. And after 2009, Sri Lanka beefed up its maritime defenses and turned focus to Indian fishermen. And facing a depletion of marine resources on the Indian side, the Indian fishermen would frequently enter Sri Lankan waters as they had been doing for years, but finally began facing consequences and because the Sri Lankan Navy routinely started arresting Indian fishermen, and there were also allegations of custodial torture and death. So, successively, Indian governments have argued that since the island had always been under dispute, no territory belonging to India was ceded nor sovereignty relinquished. Okay, and they say that the status or the stand or position of Union government on Kachativu has remained unchanged. So the next topic is UN CTAD report on India. This topic is important for your economy section. So India's trade reliance on China and European Union is rising. This has been confirmed by a report by the United Nations Conference on Trade and Development. So this UN CTAD is basically a permanent intergovernmental body established by United Nations General Assembly in 1964. It is responsible for dealing with development issues, particularly international trade. So it frames policy in various domains like trade, technology, finance, aid, and transport. So the conference of UN CTAD ordinarily meets once in 4 years, and 195 member countries are there in UN CTAD, and its headquarters is located in Geneva. So what is this UN CTAD report? So this report has highlighted that after facing declines over several quarters, international trade is poised for a rebound in 2024. So in 2024, global trade saw a 3% contraction, which is about $1 trillion, and available data for the first quarter of 2024 is suggesting that a continued improvement in global trade is being witnessed, especially considering moderating global inflation and improving economic growth forecasts. Additionally, rising demand for environmental goods, particularly electric vehicles, is expected to bolster trade this year. So what are the report highlights with respect to India? This report has said that India's dependence on China and European Union grew by 1.2%, while its reliance on Saudi Arabia has slid by 0.6%. So UN CTAD's estimates showed a major shift in trade due to ongoing Russia-Ukraine war. While Russia's trade dependence on China has surged by a record 7.1%, its reliance on EU has slid by 5.3%. Why? Because of Russian oil shifting from EU to China and India now. Okay. So the next topic is Central Administrative Tribunal. This topic is important for your governance section. So Allahabad High Court has recently held that an appeal against an order of the CAT while exercising its contempt jurisdiction lies before the Supreme Court. Okay. So what is Central Administrative Tribunal? It has been established under Article 323A of the Constitution to adjudicate disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons who are appointed to public services. So, and in addition to the ministries and departments of central government has also notified about 214 organizations under the jurisdiction of CAT from time to time. So, a normal bench of CAT consists of one judicial member and one administrative member. So there are about 17 such benches and 21 circuit benches in CAT all over India. Conditions of service of chairman and member of CAT are same as applicable to a judge of High Court. Salaries, allowances, conditions of service of the officers and other employees of the tribunal are specified by the central government. So it exercises jurisdiction only in relation to the service matters of the parties covered by the Administrative Tribunals Act of 1985. This tribunal is guided by the principles of natural justice, and it has been conferred with the power to exercise the same jurisdiction and authority in respect of contempt of itself as a high court.
So the next topic is statins. This topic is important for your science and tech section. So a study by a group of researchers in China has found that administering UDCA can stave off the tendency of statins to induce glucose intolerance and diabetes. So statins are basically prescription medications and which people take to bring down their cholesterol level to normal level. So it works by blocking the action of liver enzyme which is responsible for producing cholesterol. Too much cholesterol in the blood can cause a buildup of plaque in the walls of arteries, and which can eventually lead to arteries narrowing down or hardening, and sudden blood clots in these narrowed arteries can cause a heart attack or stroke. Okay, so some statins have the potential to decrease your bad cholesterol called LDL by 50% or more, which these medicines are that's why are responsible for lower risk of heart diseases and stroke. Statins can also sometimes interact with other medications, increasing the risk of serious side effects like muscle damage. So the next topic is asteroid. This topic is important for your science and tech section. NASA's Jet Propulsion Laboratory has consistently forecasted the passage of 4 asteroids close to Earth. So asteroids, sometimes also called minor planets, are rocky remnants left over from the early formation of our solar system about 4.6 billion years ago. Most of this ancient space rubble can be found orbiting the Sun between Mars and Jupiter within the main asteroid belt. So asteroids orbit the Sun in highly flattened or elliptical circles, often rotating erratically, tumbling and falling through space. The total mass of all the asteroids combined is less than that of Earth's moon, but many large asteroids have their own small companion moons. So the next topic is Atal Tunnel. This topic is important for your economy section. So Manali Leh highway was blocked recently due to a fresh snowfall near the Atal Tunnel in Lahore and Spiti districts recently. Atal Tunnel, which is also known as Rohtang Tunnel, is the world's longest high altitude tunnel, which is situated at about 3100 meters above sea level. So it is located at the Pir Panjal range of Himalayas in Himachal Pradesh. It passes through Rohtang Pass, and it stretches 9.02 kilometers, connecting Manali to Lahore and Spiti Valley throughout the year. And this tunnel is a horseshoe shaped tunnel, single tube, double lane tunnel. Okay, so the next topic is Hume AI. This topic is important for your science and tech section. So recently a New York based research lab and technology company Hume has introduced what can be called as the first conversational AI with emotional intelligence. Hume is the world's first emotionally intelligent voice AI. It accepts live audio input and it returns both generated audio and transcripts augmented with measures of vocal expression. So it has been powered by the empathic large language model. So it has been trained on human reactions to optimize for positive expressions like happiness and satisfaction. It will of course continue to learn from users reaction also. So it processes your the tune of your voice, rhythm and timbre of your speech, and based upon that it gives reply, okay, by understanding your emotion. So what is large language model? It is type of artificial intelligence program which can recognize and generate text among other tasks. It is trained on huge sets of data. That's why the name large, and they are built on machine learning, specifically a type of neural network called a transformer model. So in simpler terms, LLM is a computer program which has been fed with enough examples to be able to recognize and interpret human language or other types of complex data. So the next topic is Clean Energy Transitions Program. This topic is important for your environment section. So recently International Energy Agency has published the Clean Energy Transitions Program annual report of 2023. So this report is basically the flagship report of International Energy Agency, which was launched in 2017 for accelerating progress towards a global net zero energy system. It leverages the insights and influence of the world's leading energy authority to accelerate clean energy transitions, particularly in emerging and developing economies. Its goals are in line with objectives of 2015 Paris Climate Change Agreement and the Sustainable Development Goals, which are established by UN. So IEA is an autonomous intergovernmental organization within the OECD framework, and it works with governments and industry to shape a secure and sustainable energy future for all. So it was founded in 1974 to ensure security of oil supplies, and it was created in response to the 1973-74 oil crisis. It consists of 31 member countries and 11 association countries. So a candidate who wants to be IEA member must be a member country of OECD framework. Okay.
So the next topic is Lalit Kala Academy. This topic is important for our art and culture section. So recently, Ministry of Culture has curtailed the powers of Lalit Kala Academy chairperson, barring him from taking any administrative decisions. So Lalit Kala Academy was inaugurated in 1954 by the then Education Minister, and it was registered under the Societies Registration Act of 1860. So it has preserved and documented a permanent collection of the highest order, which reflects uh, uh, contemporary, modern, folk, and tribal art in India. So it promotes visual art of India in various countries of the world through cultural agreements and cultural exchange programs. It is funded by the Ministry of Culture, and New Delhi is its headquarters. It has regional centers also situated in Chennai, Lucknow, Kolkata, Bhubaneswar, and Gadi. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.